हेलो स्टूडेंट्स। अपना जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर में मैं वापस आपको जो मेरा सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको साम्यावस्था के बारे में बताया और साम्यावस्था की जो तीनों स्थितियां हैं, ठोस से लिक्विड, लिक्विड से गैस और ठोस से गैस, इनका मैंने बारीकी से आपको अध्ययन करवाया था। ठीक है, एक बार वीडियो देखें, वीडियो में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इक्विलिब्रियम चैप्टर्स में वही बात कर रहा है, भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था। और भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था को हम देख चुके हैं कि भौतिक भौतिक का मतलब जो हमें आंखों से दिखाई दे जाए वो स्टेट। ठीक है, अब उस अवस्था में हमने देखा था फाइनली क्या क्या देखा कि सबसे पहले हमने देखा था कि ठोस द्रव साम्यावस्था, कि ठोस की द्रव के साथ में बर्फ पिघलने पर वहां पर, और यहाँ पर एक परिभाषा भी हमको निकली थी कि मानक हिमांक और गलनांक, जो बिल्कुल मैंने आपको बारीकी से समझा दिया था। ठीक है, अगली बात करें हम तो दूसरी जो अवस्था थी वो थी द्रव वाष्प अवस्था। और द्रव वाष्प अवस्था यानी किसी बंद पात्र में अगर हम पानी को उबाल रहे हैं तो वहां पे जो साम्यावस्था बनेगी। अब यहाँ पर एक क्वथनांक की बात आएगी कि वह वायुमंडलीय दाब जिस पर जो द्रव और वाष्प अवस्था दोनों ही मुख्य रूप से साम्यावस्था में हो तो वो उस द्रव का क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक है, द्रव का जो क्वथनांक है, मैंने बताया था कि द्रव का क्वथनांक, अगर मैं बात करूं ऊंचाई की, अगर मैं पहाड़ों पर ऊपर जाऊं और वह पानी को उबालूं तो पानी को उबालना, एवरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो एवरेस्ट पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाएगा। लेकिन तुम जब जमीन पर उबालते हो, तुम्हारे घरों में जो पानी को उबालते हो, तो वहां पर 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलता है, जिससे मुख्य रूप से अगर हम कहें केल्विन में अगर कन्वर्ट करें तो 373 डिग्री केल्विन पर वो पानी उबलता है। ठीक है, ठोस वाष्प अवस्था की साम्यावस्था का बिल्कुल ऊर्ध्वपातन से संबंधित मैंने बात करी थी कि ऊर्ध्वपातित जो पदार्थ होते हैं उनके बीच में जो साम्यावस्था मिलेगी, जैसे आयोडीन को बंद पात्र में अगर हम लेते हैं तो आयोडीन को बंद पात्र में लेने से उसकी जो गैसें निकलती है तो उसका जो रंग है वो नीला हो जाता है। वह प्रैक्टिकल रूप में आराम से देख सकते हैं। तो कुछ देर बाद वो एक जैसा हो जाता है, यानी कि गैस, ठोस से गैस बन रहा है, सीधा सीधा ऊर्ध्वपातन का मामला। अब सबसे बड़ी बात आ जाएगी रासायनिक अभिक्रियाओं में। ठीक है, और उससे पहले भी थोड़ा सा सॉल्यूशंस के साथ में सामने दिया था, सॉल्यूशंस के साथ में सामने। अब देखो बेटा, सॉल्यूशंस मुख्य रूप से हम चैप्टर 12वीं क्लास में 12th को पढ़ेंगे। 12th में जब पहला चैप्टर है विलियन, उसमें वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्यूशंस के लिए सामने बनेगा कि नहीं बनेगा, जैसे सपोज करो कि हम चीनी को किसी बीकर में डाल रहे हैं और चीनी को घोल रहे हैं बीकर में। अब ऐसा तो नहीं कि 100 ml पानी में हम कम से कम चीनी को घोलते जाएं घोलते जाएं घोलते जाएं, लिमिट रहेगी भाई किसी ना किसी चीज की। अब एक ऐसी स्थिति बनेगी और उस स्थिति को कहेंगे सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब होता है संतृप्तता। अब जब संतृप्तता वहां जहां आ जाएगी, वहां पर मुख्य रूप से जो घुलने की जो दर है, ठीक है, जो चीनी के घुलने की जो दर है वो उसके क्लस्टरन की दर के बराबर हो जाएगी। ये साम्यावस्था का मामला है। ठीक है, फाइनली उसके बाद में मैं जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बात करूं कि उनको उच्च ताप पर रखा जाता है, तो वहां पर जो दूसरे प्रकार का जो सॉल्यूशंस बना है, गैस प्रेजेंट इन द लिक्विड। ठीक है, बिल्कुल जितनी भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो वो सारी उसमें जो है CO2 घुली हुई आ रही है। किसमें घुली आ रही है? एक तरीके से विलयन में घुली हुई आ रही है भाई। और वहां पर भी साम्य बनेगा भाई, अच्छे ढंग से साम्य बनेगा। और आपने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं उनका स्वाद अगर हम खोल के एक बार रख देते हैं तो तेजी के साथ में CO2 गैस वहां पर बाहर निकलती है। अब ये जो बात थी ये भौतिक अवस्था की जो साम्यावस्था के लिए थी। ठीक है, अच्छा, कंडीशंस में बता चुका हूं कि क्लोज सिस्टम में ही साम्य बनेगा, बिना क्लोज सिस्टम के साम्य नहीं बनेगा। ठीक है, दोनों ही जो अभिक्रियाएं हैं वो गतिक रहेंगी, यानी डायनामिक रहेगा मामला। डायनेमिक का मतलब रुकेगा नहीं यार कि स्टॉप हो गए। मैं कह रहा हूं मैं इधर से उधर जा रहा हूं, उधर से इधर आ रहा हूं, तो वो मैं डायनेमिक हूं, गतिशील हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो
वक्त है। और यहाँ पे बताऊंगी मैं, ये चित्र बना हुआ है इसको देख लो, वो गतिशील नहीं है, ठीक है। गतिशीलता का मतलब ये है, डायनेमिक का मतलब ये है कि आगे की अभिक्रिया भी चल रही है और पीछे की अभिक्रिया चल रही है, और ये कंडीशन ही साम्यावस्था की कंडीशंस कहलाएगी, ठीक है। अगली बात कि जितने भी गुणधर्म है उसके, वो मापने योग्य जो गुणधर्म है वो स्थिर हो जाएंगे। मैंने कहा कि रंग साम्यावस्था पर किसी भी पदार्थ का रंग बदल गया, माना कि कोई नीला रंग है तो वो नीला स्थायी हो जाएगा, ठीक है। नीले जो रंग है, या और फिर मैं रंग की बात करूं, टेम्परेचर्स यहाँ पर इक्वल रहेगा, और भी जो फिजिकल रूल्स हैं उनमें भी चेंज आएगा। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था, ठीक है। रासायनिक प्रक्रमों में जो साम्यावस्था है, ये एक तरीके से वही डायनेमिक साम्य के बारे में चर्चा करता है कि ये भी गतिक अवस्था है, ठीक है। कैसी है भैया जी? गतिक, ठीक है, बिल्कुल गतिक लिख रहा है, डायनेमिक। डायनेमिक समझ लो थोड़ा सा, गतिक। और गतिक का मतलब क्या कह रहा है कि जो भी क्रिया कारक से जो क्रियाफल बन रहा है उसमें दोनों ही अभिक्रियाएं हो रही है भैया। अर्ध तीर वाली अग्र अभिक्रिया भी हो रही है जिसे हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शंस, और वेग अभिक्रिया भी करेंगे जिसे कहेंगे हम प्रतीप अभिक्रिया, ठीक है। वेगवर्ड रिएक्शंस जिसे कहेंगे हम प्रतीप अभिक्रिया, ठीक है। देखो ए और बी से कोई अभिक्रिया हो रही है और सी और डी का निर्माण हो रहा है, तो समझ लो बिल्कुल बारीकी से समझ लो इस चीज को कि यहां पर अगर मैं सांद्रता की बात करूं कि शुरू में सांद्रता जो थी वो अभिकारक की बहुत ज्यादा थी और वो कम होती जा रही है, उत्पाद की सांद्रता बनती जा रही है, ये तो नियम है। लेकिन जहां साम्यावस्था स्थापित हो गई वहां क्या होगा? वहां क्या होगा? क्या होगा? सोचो, साम्य आगे की पीछे, पीछे की आगे। अरे बंदर वाली कहानी को याद रखना भाई, बिल्कुल बंदर वाली कहानी को याद रखना कि बंदर ने साम्य नहीं बनाया था। अगर साम्य बना जाता तो दोनों ही टुकड़े बराबर होते और बिल्ली मौसी आराम से रोटी खाती, ठीक है। इसलिए बोल दिया मैंने, तुम झगड़ा मत किया करो आपस में, जो झगड़ते हो ना उसमें तीसरा व्यक्ति ही फायदा उठाता है भैया, ठीक है। फाइनल से साम्य जहां बनेगा, यहां पर देखो शुरुआत की कंडीशन देखूं मैं, ये माना कि ये क्रिया कारक है, देख लो बीकर भरा हुआ है, लेकिन क्रियाफल बिल्कुल जीरो है, ठीक है। छात्रों के समझने के लिए प्रयोग है बेटा, साम्यावस्था ढंग से किताबों को भी पढ़ लिया करो भाई, किताबें तुम्हारे जीवन को बदल देंगी, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स अपने आप में देखो बिल्कुल सिंपल समझ लो, हुआ क्या शुरू में ज्यादा कौन था? क्रियाकारक। और क्रियाकारक ने क्या बनाएगा? क्रियाकारक क्या बनाएगा भाई? क्रियाकारक बनाएगा क्रियाफल को। अरे कक्षा 10 से सीखते हुए आ रहे हो, रिएक्टेंट मेक प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे। शुरू में देखो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट की बिल्कुल जीरो है, नगण्य है, 0,0,0। लेकिन जब साम्य स्थापित होगा तो देख लो भैया दोनों का लेवल कैसा है। अरे बता दो भैया कैसा लेवल है, देख लो कैसा लेवल है, इक्वल, दोनों का इक्वल लेवल है, ठीक है। दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। अब इससे ये बनेगा, उससे ये बनेगा, क्रियाकारक से क्रियाफल, क्रियाफल से क्रियाकारक बनेंगे, ठीक है। अब समझ लो बच्चों, जहां साम्य स्थापित हो जाएगा वहां पर अब क्रिया की कहानी हम नहीं लिख सकते, हम एंड नहीं कर सकते कि अभिक्रिया पूरी होगी, और ऐसी कोई भी अभिक्रिया नहीं है जो साम्य स्थिति तक नहीं पहुंचे, ठीक है। अब डिजायरेबल प्रोडक्ट हम पूछेंगे, ठीक है। फाइनल सा जब जो भी फार्माक्यूटिकल्स होते हैं उनमें संबंधित साल्ट को निर्माण करते हैं। उद्योगों की मैं अगर बात करूं कि जो भी फर्टिलाइजर्स कंपनियां हैं या वहां पर अभिक्रिया करा के और डिजायरेबल उत्पाद लेना चाह रहे हैं वो, तो डिजायरेबल उत्पाद लेने के लिए हमें साम्यावस्था का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। और साम्यावस्था मुख्य रूप से प्रत्येक अभिक्रिया पहुंचेगी, आधी मंजिल है वो, आधी मंजिल। आपको एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़नी है, बचेंद्रीपाल भी बहुत बार चढ़ी हुई है, लेकिन एक आधी कंडीशंस पे जब पहुंचती है अभिक्रिया, अब आगे की कंडीशंस से हो सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि अभिक्रिया को बैक ही आना पड़े, या हो सकता है कि वो एवरेस्ट पर पहुंच जाए, क्रियाफल पूरे बना दे, ठीक है। बहुत सारी अभिक्रिया आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे जो कभी 50% तो ये उत्पाद बना रही है, 50% वो, लेकिन हमें चाहिए डिजायरेबल उत्पाद की भैया कौन कौन सी कंडीशंस के ऊपर हमें निश्चित
डिजायरेबल उत्पाद मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम केमिकल जो है रासायनिक साम्य है उसका अध्ययन करते हैं। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से NH3 का निर्माण हो रहा है, तो देखो हाइड्रोजन्स जो थे डाइहाइड्रोजन्स, ये रिएक्टेंट है, सभी जानते हो रिएक्टेंट का पता लगाना। लेकिन साम्य अवस्था में हम ये नहीं कह सकते कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो कुल मिला के हम निश्चित नहीं कह सकते कि ये क्रियाकारक है या ये क्रियाकारक है। वहां तो ये है कि उससे वो बन रहा है, उससे वो बन रहा है, तो क्योंकि रासायनिक जो साम्य होता है वो गतिक होता है। ठीक है, मुख्य रूप से देखो HI के साथ में भी वही अब क्रिया बताई गई, HI की जो कंसंट्रेशन थी जहां पर साम्य बनेगा। ये देखो साम्य अवस्था को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? साम्य अवस्था को है। साम्य अवस्था में देखो दोनों की जो सांद्रता है, HI की सांद्रता खत्म नहीं हुई, लेकिन साम्य अवस्था को लांघने के बाद में उत्पाद बन गया। समझो बच्चों, ठीक है। ये देखो शुरू में अगर मैं कहूं क्रियाकारक थे, ये कौन थे भैया? क्रियाकारक। समझ लो एक बार, क्रियाकारक तो अधिक मात्रा में थे और अधिक मात्रा से कम मात्रा घटती है, लेकिन साम्य अवस्था एक तरीके से बैरियर है, ब्रेकर है। अब कभी गाड़ी चलाते हो, ब्रेकर पे जब तुम चलाना सीखते हो तो ब्रेकर पे कभी कभी गाड़ी चढ़ के बैक आ जाती है, हो सकता है कि आगे का प्रोडक्ट नहीं बनाए। एक तरीके से बैरियर लग गया, ये बैरियर लग गया, और बैरियर पे अब देखो बैरियर कब लगा? जब इसने टूटना शुरू किया तो नए बंद बनना शुरू हो गए। अभी कंडीशन से आ गई जहां पर क्रॉस कर रही है, ये साम्यावस्था नहीं है, आप इसको कहीं साम्यावस्था मानो। साम्यावस्था वो है जहां पर क्रियाकारक जो है वो 50% हो और भैया 50% ही हो, आधा आधा मामला, आधे अणु टूट चुके हैं, आधे अणु बन चुके हैं, वो एक तरीके से साम्यावस्था है। ठीक है, इसको समझाने के लिए रासायनिक साम्यावस्था का नियम दिया गया जो तुम्हारे लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिल्कुल कंफर्म कर लेना कि सेकंड टेस्ट में आपके लिए 6वां पार्ट और 8वां का पार्ट बीकानेर के आदेश के अनुसार डाले गए हैं, और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं वो बच्चों के हित के लिए सरकारी बेस पर, और जो मेरी छुट्टियां चल रही हैं उनमें मैं इस वीडियो का निर्माण कर रहा हूं। तो फाइनल से आप लोगों के लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। गरीब बच्चों के लिए, दूर दराज तक जिन स्कूलों में टीचर्स नहीं है उनके लिए भी, वो बच्चे हमारे चैनल्स को लाइक करें। हम सारी वीडियोज हैं समझाने के हिसाब से, एक टीचर्स के हिसाब से, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी का समय है, और टेक्नोलॉजी के समय में आपको टीचर्स मिलना ज्यादा कठिन नहीं है। आप आराम से बहुत सारे, अगर इक्विलिब्रियम के बनाम से डालोगे तो बहुत सारी सर्चेज आपको मिलेंगी। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखें एक बार कि हुआ क्या हुआ। वही साम्य अवस्था पे दोनों ही मामला अग्र क्रिया पश्चात क्रिया का वेग समान हो जाएगा। अब क्रिया अब किस दिशा में जाएगी, एक तरीके से बैरियर की बात करूं। ठीक है, तो यहां हम अब एक नियम बिल्कुल बारीकी से लिख लेना, और इस नियम को दिया था गुलबर्ग और बागे नामक वैज्ञानिक ने। 1864 में दिया था, नॉर्वे के वैज्ञानिक थे ये। उन्होंने बहुत ही प्यारा नियम दिया, और नियम क्या दिया था? उन्होंने दिया था सक्रिय द्रव्यमान के आधार पर नियम। किसके आधार पर दिया था? सक्रिय द्रव्यमान के आधार पर नियम दिया था। अब हम इधर देखो बेटा, सब इस साइड में देखो, व्हाट इज द एक्टिव मास? सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है? सक्रिय द्रव्यमान क्या कहेंगे? किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं की वह संख्या जो इकाई आयतन में या 1 लीटर में उपस्थित हो। 1 लीटर में उपस्थित अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या सक्रिय द्रव्यमान कहलाएगी, जिसे बड़े कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं। देख लो भैया, बड़ा कोष्टक। ठीक है, शायद मेरे हिसाब से 10th में गणित में बनाया होगा, लेकिन गणित के बाद में अब तुम केमिस्ट्री में अगर बड़े कोष्टक में कोई भी संख्या दिख जाए तो समझ जाना केमिस्ट्री के लिए वो एक्टिव मास है। क्या है भैया जी? एक्टिव मास। ठीक है, माना कि मैंने जो अभिक्रिया लिखी है और मैं इसके लिए मैं एक्टिव मास अगर मैं लिख दूं नाइट्रोजन को कोष्टक में, तो बेटा ये नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान हो गया। हाइड्रोजन के लिए लिख दूं तो हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान हो गया। NH3 को मैं अगर कोष्टक में लगा दूं, ठीक है, तो सक्रिय द्रव्यमान को किसमें प्रदर्शित किया जाएगा? बड़ा कोष्टक, बड़ा बड़ा कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं ना, एक मझला भी होता है, एक छोटा भी होता है। ठीक है, कोष्टकों के 3 प्रकार। ठीक है, अब देखें बेटा कि मामला है क्या। सक्रिय द्रव्यमान बिल्कुल इधर नजर कर लो, पूरी तरीके से इधर नजर कर लो। किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं की वह संख्या जो इकाई आयतन में उपस्थित हो। ध्यान रखना, इस परिभाषा को दिमाग में सेट कर लेना कि बड़े कोष्टक में अगर कोई संख्या आ रही है, चाहे वो क्रियाकारक है चाहे क्रियाफल है। ओके, देखो बेटा यहां पर मैंने ए अपक्रिया लिखी है कोई, और इतनी सुंदर सी अपक्रिया लिखी है कि ए और बी ये क्रियाकारक है। क्या है बच्चों? ये क्रियाकारक। ठीक है,
अब सुन लो बेटा, क्रियाकारक से क्रियाफल बनेंगे, लेकिन साम्य की स्थिति में मामला क्या हो रहा है, क्रियाफल वापस क्रियाकारक को बता रहे। दो प्रकार की अभिक्रिया यहां पे चल रही है, K1 और K2। साम्य अवस्था पर कितनी अभिक्रिया चलेंगी, दो दो दो, कौन सी, अग्र और प्रतीप, अग्र और प्रतीप, ठीक है। बस ऐसे मान लो तुम पहाड़ पर चढ़ रहे हो, और पहाड़ पे जब चढ़ रहे हो तो तुम बीचा बीच में पहुंच गए। अब हो सकता है वहां कोई गड़बड़ी हो जाए, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, तो गिरोगे नहीं गिरोगे, नीचे आ जाओगे, या तुम और एनर्जी लगा के ऊपर पहुंचो। तो वो पहाड़ का जो बीच का सेंटर है वो साम्य अवस्था, और साम्य अवस्था पे देखो अवक्रिया है जो थी, क्रियाकारक से क्रियाफल बन रहे हैं, लेकिन अग्र और पश्च दो भागों में ये अवक्रिया बांटी गई है। अब मैं देखो इधर देखो बेटा, क्रियाकारक इनको माना, ठीक है। देखो अग्र अवक्रिया के लिए ये क्रियाकारक है, पश्च अवक्रिया के लिए ये क्रियाकारक है। साम्य अवस्था की यही कंडीशन है कि तुम पता नहीं लगा सकते कि कौन क्रियाकारक कौन क्रियाबल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कहां पर, आधे आधे पोर्शंस पर, 50-50 पे बात कर रहे हैं हम, ओके, ठीक है। राम और श्याम की बात चल रही है भैया। अब राम और श्याम जब तक बोलेंगे नहीं, पता कैसे पड़ेगा कि ये राम है और श्याम। सीता और गीता, बहुत सारी मूवियां हैं जिनमें डबल रोल है, ठीक है। आमिर खान की भी एक मूवी है धूम 3, उसमें कांड कोई करता है फंसता कोई है, तो वो डबल रोल वाला सिस्टम आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली अब कौन सा क्रियाकारक है कौन सा क्रियाफल है, साम्य अवस्था पे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, अगली बात देखो बेटा, क्रिया कारक के लिए सक्रिय द्रव्यमान। हमें क्या पढ़ना है, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, जिसे कहा जाता है रासायनिक साम्यावस्था का नियम। और उसने गुलबर्ग आगे ने बताया कि पहले सक्रिय द्रव्यमान को समझ जाओ, और सक्रिय द्रव्यमान को जैसे ही आप समझे, यू आर द मास्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड केमिकल रिएक्शंस। ओके, बिल्कुल बारीकी से देखें एक बार। अब ए के लिए हमें सक्रिय द्रव्यमान रखना है, तो देखो कुछ नहीं, ए को कोष्टक में रख दिया भैया, बी को कोष्टक में रख दिया, बी का एक्टिव मास हो गया। अब बताओ मुझे इसका क्या बनेगा, सी, और क्या लगा दूं, बड़ा कोष्टक, लग गया भैया, डी, क्या लगा दूं, बड़ा कोष्टक, हो गए ना चारों के सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। ये सक्रिय द्रव्यमान समझ में अगर आ गया तो बस गुलबर्ग-वागे का नियम आ गया, और गुलबर्ग-वागे का नियम जो है वो कहलाता है द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। कौन सा नियम कहलाएगा, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम कहलाएगा, ठीक है। अब देखो क्या किया था उसने कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की जो दर है वो एक्टिव मास के समानुपाती होती है। अभिक्रिया करने की जो दर है वो जो है एक्टिव मास के समानुपाती होती है, और रासायनिक अभिक्रिया की गति सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होती है। ये गुलबर्ग और बागे का बड़ा प्यारा सा नियम, बड़ा सुंदर सा नियम था भाई, है ना। आगे अगर हम देखें कि माना कि कोई अभिक्रिया ए और बी, और ए और बी से बना हमारा सी और डी, ठीक है। आगे के लिए अग्र अभिक्रिया की बात करूं, अग्र अभिक्रिया मुख्य रूप से K1, यानी कि इसके लिए क्रियाकारक ए और बी है, ठीक है। अब सुन लो बच्चा, मुख्य रूप से अग्रिम अभिक्रिया का वेग समानुपाती किसके होगा, देख लो, ए और बी के समानुपाती होगा। ए का सक्रिय द्रव्यमान, बी का सक्रिय द्रव्यमान, वही तो नियम है कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के जो अभिक्रिया करने की जो दर है वो एक्टिव मास के समानुपाती होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया की गति सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होती है। बिल्कुल बारीकी से वीडियो को पॉज करके और इसको लिख लेना, द्रव अनुपाती अनुक्रिया का नियम क्या है, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या है, गुलबर्ग-वागे का नियम क्या है, और गुलबर्ग-वागे का जो नियम है वो रासायनिक साम्यावस्था का नियम कहलाता है। किसका नियम कहलाता है, रासायनिक साम्यावस्था का। तो अगर तुमसे प्रश्न मिले कि रासायनिक साम्यावस्था का नियम लिखो, तो गुलबर्ग-वागे का नियम लिखना, और गुलबर्ग-वागे का जो नियम था वो क्या है, बिल्कुल सिंपली देखो, अग्रिम अभिक्रिया का वेग, अब देखो ये सक्रिय द्रव्यमान के बराबर K1 का मान लेकर रखा हमने, K1 समानुपात को हटाएंगे, ठीक है, तो K1। इसी प्रकार से प्रतीप अभिक्रिया का वेग, और प्रतीप अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा, C और D के समानुपाती होगा, देखो C और D, ठीक है। अब मुख्य रूप से देखो, अगर साम्यावस्था की कंडीशन है, साम्यावस्था की कंडीशन पर देख लो भैया जी हुआ क्या, इसके सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है, यानी अग्र अभिक्रिया का जो वेग है वो पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा। 50-50 मामला आ गया। तो देखो लो भैया, K1 ए और बी का सक्रिय द्रव्यमान, ये किसके बराबर हो जाएगा, K2 सी और डी के सक्रिय द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, अब हम इसको यहां पर आराम से देखो पॉज करके बिल्कुल केयरफुली लिखना,
अभिक्रिया तो समझ में आ रही है ना, अभिक्रिया बिल्कुल। और एक बार मैं वापस समझा रहा हूं, ए और बी क्रिया करके सी और डी बना रहे हैं, ये तो है अग्र अभिक्रिया। पश्च के लिए क्या होगा, सी और डी मिलके क्या बना रहे हैं, ए और बी बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो अग्रिम अभिक्रिया का जो वेग है, यानी कि जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड जो रिएक्शन है, उसके लिए जो अभिक्रिया का वेग है उनके सक्रिय द्रव्यमान यानी जो क्रिया कारक है उनके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर केवन जो मान आया है ये समानुपाती स्थिरांक है, जिसे अग्रिम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहा जाएगा। ऐसे ही प्रतीप अभिक्रिया के लिए, यानी बैक जो अभिक्रिया चल रही है, बैकवर्ड रिएक्शंस जो चल रहा है, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए सी और डी, देखो ये क्रिया कारक बन गए, उनके सक्रिय द्रव्यमान के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर K2 सी और डी यानी कि प्रतीप अभिक्रिया का वेग आ जाएगा। लेकिन साम्यावस्था की कंडीशन पर ऑन द इक्विलिब्रियम, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम पर दोनों ही जो सांद्रताएं हैं और अभिक्रिया का जो वो वेग है वो इक्वल हो जाएगा। हो गया ना इक्वल। देखो K1 कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B बराबर K2 कंसंट्रेशन ऑफ C और कंसंट्रेशन ऑफ D। अब देख लो बेटा, अगर मैं K को एक साइड में कर दूं, कर दिया K को एक साइड में, K1/K2 आ गया। अब बताओ मुझे, और सांद्रता को एक साइड में कर दूं तो देख लो भाई, C और D में भाग किसका लग जाएगा, A और B का। अब ये यहां पर एक नया स्थिरांक आ गया भाई, यानी K1 और K2 को मैं मान सकता हूं KC, और KC का मान देख लो C और D अपॉन A और B की सांद्रता है, एक्टिव मास के समानुपाती होगा, ठीक है। फाइनल सा, अब देखो बेटा ये लाइन काम की है। अग्र और प्रतीप अभिक्रियाओं के जो वेग स्थिरांक का जो अनुपात होता है उसे साम्य स्थिरांक कहते हैं, और ये जो है ये बिल्कुल नियत तापमान पर केसी का मान भी फिक्स रहता है। यहां पर एक नया स्थिरांक आ गया, नाम है उसका केसी। अरे नाम क्या है, केसी। केसी को क्या कहेंगे, साम्य स्थिरांक। किसने समझाया था केसी को, गुलबर्ग और बागे ने समझाया था, ठीक है। किसने समझाया था, गुलबर्ग और बागे ने समझाया था भाई, ठीक है। आगे देखें, अब देखो मुख्य रूप से, अब देखो सांद्रता को अगर हमें व्यक्त करना है किसी अभिक्रिया के लिए, अगर हमें सांद्रता को व्यक्त करना है, ओके। अब सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो स्टाइकोमेट्रिक जो गुणांक होता है, अभिक्रिया संतुलित करनी होंगी आपने, बिल्कुल बारीकी से अभिक्रिया संतुलित की होंगी। और संतुलित जो अभिक्रियाएं हैं, अब उसमें जो सक्रिय द्रव्यमान है यानी कि जो सांद्रता है, सांद्रता की घातांक के रूप में लिख देंगे भाई जो संख्याएं हैं, ठीक है। देखो इधर देखो, ये अब कोई अभिक्रिया मैंने लिखी है ए बी, दो अभिकारक हैं, ए की सांद्रता ए, बी की सांद्रता बी है, ठीक है। इन्होंने बनाया आगे अभिक्रिया, यानी के क्या कह दूं इसको, एफ या बी, फॉरवर्ड, के एफ कह दूं, ये क्या कहलाएगा, बैकवर्ड, साम्यावस्था पे, ठीक है। अगर अभिक्रिया वन शॉट में हो रही है तो वहां हम सामने ही बोलेंगे, वहां तो सीधा सीधा मामला बनेगा भैया प्रोडक्ट का, जो कि आयनिक अभिक्रियाओं में विशेषकर होता है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो विशेषकर होता है, ऑक्सीकरण अपचयन में भी विशेषकर होता है, ठीक है। तो देखो सी की सांद्रता, सी और डी बनाए। अब देखो ये जो सी और डी स्मॉल वाले हैं, ये स्टोइकोमेट्रिक गुणांक हैं। जैसे इधर देखो, इस अभिक्रिया को मैं संतुलित करूं, NH3 और O2 की अभिक्रिया करा के NO और H2O बना, ठीक है। अब इसको मैं संतुलित करूं तो यहां पर ये चार जो है ये स्टाइकोमेट्रिक गुणांक है। अरे आपने हिट एंड ट्रायल विधि तो पढ़ी होगी, कक्षा 10 की बात है, कक्षा 10 में आपने हिट और ट्रायल विधि होगी, अभिक्रियाओं को संतुलित किया होगा। अगर अभिक्रियाओं को संतुलित नहीं करते तो आप कक्षा 11वीं में नहीं आ पाते। तो यह अभिक्रियाओं को जो आपने संतुलित किया है, उस संतुलित अभिक्रियाओं के आधार पर मुख्य रूप से जो सांद्रता है, सांद्रता की घातांक के रूप में इन गुणांकों को लिखा जाता है। तो देखो बेटा, इसके लिए केसी, केसी का मतलब क्या हो गया, बोलो के एफ बटे के बी। अरे फॉरवर्ड रिएक्शंस और बैकवर्ड रिएक्शंस का अनुपात ही तो केसी कहला रहा है। और केसी जो है, केसी का जो मान है वो देखो सी और डी अपॉन ए और बी, या मैं साधारण शब्दों में आप याद करो P अपॉन आर, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। मिस्टेक मत कर देना। ABCD अगर हम गिने तो ABCD में P पहले आता है, फिर Q आता है, फिर R आता है। आपको दोनों चीज पकड़नी है।
ऊपर कौन रहेगा, पी रहेगा, कौन रहेगा, पी रहेगा, ठीक है, और नीचे आर रहेगा। देख लो एक बार अब क्रिया को बारीकी से। अब देखो भैया फाइनल सी, अब मुझे केसी का मान लिखना है इसके लिए। देखो वेरी सिंपल, कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां मुझे केसी का मान इस अपक्रिया के लिए लिखना है, तो कैसे लिखूंगा बताओ भैया। कंसंट्रेशन किसकी, एनओ की, ओके। अब देखो कंसंट्रेशन, अरे पी हो गया ना, ये पी का मतलब प्रोडक्ट, अरे पी का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहाँ आएगा, ऊपर आएगा भाई, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब मुझे बताओ भाई, ये तो मैंने लिख दिया, ओके। अब ये मैंने जो लिख दिया है उसके लिए बारीकी से देखें एक बार, ये ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा बोलो भैया, NH3 आ जाएगा, आ गया, ठीक है। ये क्या है, क्रियाकारक, ठीक है। देखो यहां साम्यावस्था के लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन केपी और केसी के अनुसार अगर हम लिखें, के एफ और के वी के अनुसार अगर हम लिखें, तो देखो हमको ये अभिक्रिया इस तरीके से लिखनी होगी। अब देखो बेटा इसके लिए, अब देखो ये जो स्टाइकोमेट्रिक गुणांक है हेटेरो एंड ट्रायल विधि से जो आपने ये गिनती जो लिखी है उनको घात के रूप में लगाना भाई। एनओ के ऊपर घात कितनी लग जाएगी बोल दो बेटा, 4। अरे संतुलित किया था उसका गुणांक है, स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कहेंगे इसे। H2O के ऊपर कितना लगा था, 6 लगेगा कि नहीं लगेगा, 6 लगेगा। इधर देखो NH3, NH3 संतुलित किससे हो रही है, 4 से हो रही है, और ऑक्सीजन किससे हो रही है, 5 से। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको समझाऊंगा। देखो जैसे ये अभिक्रिया है N2 और H2, माना कि ये साम्यावस्था पर है, NH3 का निर्माण हो रहा है। अब सुनो बेटा इसको संतुलित कैसे करेंगे, इधर देखो नाइट्रोजन इधर 2 है, उधर कितना है, 1 है, 1 को 2 बनाना है हमें। अब देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन संतुलित हो गई, कक्षा 10 की बात है बेटा, ये 10 की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो केसी के लिए, ठीक है। अब देखो बेटा हाइड्रोजन्स के लिए, देखो हाइड्रोजन्स कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 का मतलब यहां कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से, ओके। अब देखो एक सांद्रता जो है, अब इसके लिए मुझे केसी लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, केसी अगर मुझे लिखना है तो केसी बराबर, बताओ भाई ऊपर क्या आएगा, पी, और नीचे क्या आएगा, आर, यानी राजेश सर नीचे और प्रीति मैडम ऊपर, ठीक है। अब देखो भैया कैसे कैसे, बताओ भाई प्रोडक्ट्स यहीं से पकड़ो, पकड़ ले तुम केवल, ठीक है। हम देखो साम्यावस्था पर मैं बारीकी बात बता रहा हूं कि दोनों कंसंट्रेशंस जो है वो इक्वल्स हैं, यानी कि 50% क्रियाकारक से क्रियाफल बन चुके हैं, बार बार कह रहा हूं। अब तुमको केसी का मान लिखना है, तो केसी का मान लिखने का सीधा सीधा सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, और इस तरीके को आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना भैया, ठीक है। ऊपर बताओ भैया, ऊपर लिखने के लिए मैं क्या लिखूं, ऊपर किसकी सांद्रता को लिख दूं भैया, प्रोडक्ट की लिख दूं। प्रोडक्ट क्या है, NH3। अब मुझे बताओ NH3 के ऊपर घात कितनी आएंगी, 2 घात, क्यों, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक गुणांक है। अब नीचे क्या आएगा, देखो इन दोनों में से आ जाएगा, दोनों में से आ जाएगा, लिख दें भैया N2। अच्छा N2 के आगे कोई गुणांक लगा, नहीं लगा, तो N2 को ऐसे ही रहने दे, ठीक है। अगर सिंगल रखा हुआ है तो एक्टिव मास सिंगल भी सिंगल सांद्रता है, ठीक है। दूसरा इसका गुणा, गुणा किससे होगा, H2 से, एक्टिव मास ऑफ H2। अब H2 के ऊपर मुझे घात कितनी लगानी है, ये बता दो भाई, पर फर्स्ट क्लास देख के समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। किसी भी अभिक्रिया का आप आराम से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, केसी, और केसी किसने दिया था, गुलबर्ग और वागे ने, ठीक है। और इसे ही द्रव अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है। आगे के लिए देखें एक बार बेटा, बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हो यहां पर, ठीक है। यहां देखें HI की क्रिया जो हो रही है, ठीक है, HI की जो क्रिया हो रही है उसके लिए वापस देखें,
रासायनिक साम्यावस्था को पढ़ रहे हैं, केसी लिखाना मैंने बताया है आपको, ठीक है। अब मुख्य रूप से बात जो चलेगी, देखो केसी 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 लिखना बिल्कुल इजीली है, घर पर पढ़ना किताब को। देखो ये अभिक्रिया मैंने पहले एग्जाम्पल के रूप में समझा चुका हूं मैं इसको केसी के लिए, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां से जो न्यूमेरिकल्स आता है वो किस तरीके से आता है। हमारी प्रीति मैडम जी का स्वागत है क्लास में, आप आए और बच्चों को बारीकी से अच्छे ढंग से आप वैल्यूएशन समझाएं, जिससे हमारे गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं जो कहीं ट्यूशन नहीं करना चाह रहे उनके लिए बहुत सहायता मिलेगी। हेलो गाइस, वेलकम टू ए स्मार्ट केमिस्ट्री। इससे पहले कि जो केसी का कैलकुलेशन है वो आपको सर ने समझा दिया है। अब उसके बेस पर हमें इसमें क्या निकालना है बेटा, न्यूमेरिकल निकालना है। न्यूमेरिकल से भी पहले मुझे आपको एक चीज और बतानी है। वो आपको क्या बतानी है कि यदि आपके पास कोई भी अभिक्रिया है, यदि आपके पास कोई भी अभिक्रिया दे रखी है, तो वो अभिक्रिया बेटा आपकी कौन सी दे रखी है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। क्या दे रखी है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अभी सर ने बताया था दो, ये अभिक्रिया आपकी कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है, यानी ये दोनों दिशा की तरफ चलती है। पहले रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, फिर प्रोडक्ट से कहाँ जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ। और इनके बीच में एक ऐसी अवस्था आएगी जिसको हम साम्य अवस्था बोलते हैं। वहां पर दोनों की कंसंट्रेशन कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, या इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्र अभिक्रिया। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, अग्र अभिक्रिया। और यदि ये अभिक्रिया प्रोडक्ट से अगेन किस में कन्वर्ट हो रही है, रिएक्टेंट की तरफ, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन। हम इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन, या हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, प्रतीप अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए बेटा, जब आपकी अभिक्रिया आगे की तरफ जाएगी, यानी अभिकारक से क्या बनाएगी, उत्पाद, उस समय एक कांस्टेंट होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, के। और जब प्रोडक्ट से कहाँ आएगी, वापस रिएक्टेंट की तरफ आएगी, तो वहां पर भी एक कांस्टेंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, के, साम्य अवस्था। तो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, यदि अभिक्रिया आपकी दोनों दिशा में हो रही है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ हो रही है, तो दोनों दिशा में होने वाली जो अभिक्रिया है, उनके जो साम्य स्थिरांक होते हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। और उसके बाद में फिर हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने एक अभिक्रिया आपकी लिखी हुई है, H2 गैस प्लस I2 गैस, और इससे हमने किसका फॉर्मेशन किया है, 2HI गैस, ठीक है। अगर हम इसका केसी निकालना चाहते हैं, हम इसका क्या निकालना चाहते हैं, केसी, वो भी कौन सी डायरेक्शन के लिए निकालना चाहते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, आगे के लिए। अगर हम आगे के लिए इसका हम क्या निकालना चाहेंगे बेटा, केसी निकालना चाहेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, सर अभी ने आपको समझाया था, अभी सर ने आपको समझाया था क्या लिखना है, P अपॉन R, यानी प्रीति अपॉन राजेश। तो हम कैसे लिखेंगे, ये आपका क्या दे रखा है बेटा, प्रोडक्ट, और ये आपका क्या दे रखा है, रिएक्टेंट। तो आप इसके लिए कैसे लिखेंगे, HI अपॉन I2 और H। हमने ये भी बात कर ली थी, यदि इनके पास कोई भी कंसंट्रेशन साम्य अवस्था पे कोई भी बैलेंस रिएक्शन पड़ रही है, तो उनका हम क्या कर देते हैं, पावर कर देते हैं। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनकी कोई पावर नहीं है। ये तो बेटा कौन सी, ये जो हमने केसी निकाला है, या ये जो के निकाला है, ये हमारी कौन सी रिएक्शन के लिए निकाला है हमने, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, जो आगे की तरफ हो रही है। सपोज अगर ये रिएक्शन हम जस्ट अपोजिट कर देते, जस्ट अपोजिट करते, तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है आपको, राइट। अभी ऊपर वाली रिएक्शन में HI हमारा क्या बन रहा था, प्रोडक्ट। अब मैंने जो सेकंड रिएक्शन रखी है वहां पर HI आपका प्रोडक्ट ना होकर HI आपका क्या है बेटा, रिएक्टेंट। तो यहाँ पर ये क्या है आपका, रिएक्टेंट, और अभी ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। अब इस अभिक्रिया के लिए आप क्या लिखेंगे, साम्य अवस्था कांस्टेंट लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, K बराबर H2 और I2 अपॉन HI की पावर
स्क्वायर, राइट। अब देखिए बेटा, मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए निकाला, ये आपकी कौन सी रिएक्शन के लिए है बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। ये आपकी कौन सी रिएक्शन के लिए है, बैकवर्ड। सपोज जो मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कांस्टेंट निकाला है, अगर वो मैं उसको क्या मान लूं, x, क्या मान लूं x, तो इसके लिए जो निकाला वो आपका क्या हो गया, 1/x, क्या हो गया, 1/x। तो मैं ये कहना चाह रही हूं, यदि आपके पास कोई अभिक्रिया दोनों दिशा में चल रही है, तो दोनों दिशा के लिए अगर हम अलग अलग कांस्टेंट को लिखें, तो उन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, उन दोनों के बीच में ये संबंध होता है कि जो x है, क्या है, x, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/x। या मैं ये लिख सकती हूँ, जो kc है, जो kc है फॉरवर्ड डायरेक्शन का है, वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, kc किसका, बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी मैं ये कहना चाह रही हूं कि जो अगर अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन के साम्य स्थिरांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा। अब इसी के साथ आपके जो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 500 केल्विन में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से क्या बनाई गई है, अमोनिया बनाई गई है, तो साम्य अवस्था पे इनकी इतनी सांद्रता प्राप्त हुई है। तो आप क्या करिए, साम्य अवस्था की क्या करिए, गणना कीजिए। तो साम्य अवस्था पे हम कैसे गणना करेंगे, आपको रिएक्शन दी हुई है, क्या दी हुई रिएक्शन, N2 प्लस H2, N2 प्लस H2, और आपका क्या बन गया, अमोनिया। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, 2, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, 3। फिर आप इसके लिए बेटा क्या रखेंगे, Kc, Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, NH3, कंसंट्रेशन ऑफ NH3। सर ने अभी आपको बताया था स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर आपका जो उत्पाद होता है या अभिकारक होता है, उसकी क्या एक्टिव सांद्रता को प्रदर्शित करता है, सक्रिय द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। फिर हम क्या लिखेंगे, एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन एंड एक्टिव मास ऑफ द हाइड्रोजन। और आपको जो स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट दे रखे हैं, जो गुणांक दे रखे हैं जिनसे हम इनको संतुलित करते हैं, तो आप इसकी में क्या कर देंगे बेटा, पावर कर देंगे। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, ये जो सांद्रता प्राप्त हुई है साम्य अवस्था पर, उनकी सांद्रता की वैल्यू को हम यहाँ क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो Kc बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए जो N2 है उसकी सांद्रता हमें कितनी प्राप्त हुई है, 1.5 इंटू 10⁻⁻10। H2 की सांद्रता 3.0 इंटू 10⁻⁻2। और जो एमोनिया है उसकी सांद्रता कितनी हुई बेटा, 1.2 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ पर अमोनिया का हम कितना लिख देंगे, 1.2 इंटू 10⁻⁻2 और स्क्वायर अपॉन N2 की सांद्रता कितनी दे रखी है, 1.5 इंटू 10⁻⁻2 m। यहाँ पर इसका कोई भी, और हाइड्रोजन की सांद्रता को भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। और इसकी पावर कितनी दे रखी है आपके पास, सॉरी हमने यहाँ गलती से 2 लिख दिया, यहाँ कितना होगा आपका 3 होगा, राइट। अब इसको आप क्या कर लेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी कंसंट्रेशन प्राप्त हो जाएगी, Kc की, या हमें किसका वैल्यूएशन प्राप्त हो जाएगा, Kc का वैल्यूएशन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके आगे Kc का वैल्यूएशन प्राप्त हो जाएगा। आप चाहे तो इसका और सॉल्वेशन कर सकते हैं। 1.2 का क्या दे रखा है, स्क्वायर, तो आप उसको 2 बार लिख देंगे। 10 टू द पावर को कितना दे रखा है, 2, उसको आप 2 बार लिखकर आप चाहे तो देखिए 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन ये एक बार दे रखा है 1.5 इंटू 3 की पावर कितनी दे रखी है, 3। आप चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 का मतलब क्या दे रखा है, रूट। तो आप इसको 27 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सीधा सीधा ये लिख रही हूँ। 3 इंटू और 10 टू पावर यहाँ कितना दे रखा है, -2, और अगेन मैं गुणा कर देती हूँ -2 एंड अगेन हम गुणा कर देते हैं -2। पावर्स को हम बाद में देख लेंगे। देखिए आप 0.2, इसका पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और कहीं पॉइंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। 3 से इसको कट कर दीजिए, 12, ठीक है, और 3 से अगेन ये कट हो जाएगा 12। नेक्स्ट हाँ 0.4 हो जाएगा।
देखिए बेटा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपको 4 और मल्टीप्लाई 0.4 कितना आ गया आपका 1.6, ऊपर वाले का 1.6 हो गया है, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देती हूँ 10⁻⁻⁴, इनको एक साथ ही करके लिख दिया है। नेक्स्ट, नीचे कितना दे रखा है, यहाँ पर बचा आपका 15, 45 हो गया, इंटू 10⁻, यहाँ कितना हो गया है -6, राइट। देखिए बेटा, ये जो पावर है माइनस की ऊपर की तरफ जाएगी तो आपकी किस में हो जाएगी, प्लस की। प्लस के 6 में से माइनस का 2 जाएगा तो ऊपर की पावर कितनी बच जाएगी आपकी, 10⁻² बच जाएगा, ठीक है। तो फाइनल हम रिजल्ट की बात करें, हाँ एक सेकेंड, फाइनल हम रिजल्ट की बात करें तो इसमें क्या निकल के आएगा, देखिए 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा आपका 2 अपॉन, और ये कितना हो गया 45। अगेन आप इसको कर लीजिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 1.6 अपॉन 45, तो ये आपके पास एक्यूरेटी कितना आ रहा है 0.035 इंटू 10⁻, कितना आ रहा है 2। और अगर आपने सर की क्लास पहले देखी होगी तो सर ने आपको सार्थक संख्या और इनके जो मान है वो व्यक्त करना बताया, उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट को आगे और पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास आज क्या है, समांग साम्य अवस्था। क्या दे रखा है, समांग साम्य, क्या दे रखा है आपका समांग साम्य अवस्था। इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको ये देखना है कि यदि आपके पास कोई भी साम्य अवस्था है, उस साम्य अवस्था के अंदर जो भी आपके अभिकारक दे रखे हैं या जो भी आपके उत्पाद दे रखे हैं वो सभी के सभी कैसी अवस्था में होंगे, सेम, उनकी प्रावस्था कैसी होगी, सेम। यदि आपके पास कोई भी अभिकारक है, जैसे मेरे पास ये रिएक्टेंट है, अगर ये रिएक्टेंट गैस में है तो ये रिएक्शन करके जो भी प्रोडक्ट बनाएगा वो उसकी अवस्था भी कैसी होगी, गैस। अगर आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है वो किस में है, सॉलिड में है, और रिएक्शन करके अगर वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो वो भी किस में होना चाहिए बेटा, सॉलिड में होना चाहिए। यदि आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है, यदि हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है, ये लिक्विड में दे रखा है, तो रिएक्शन करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो वो भी कैसा होना चाहिए, लिक्विड में। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है और कोई भी प्रोडक्ट है, उन दोनों की फिजिकल स्टेट कैसी होनी चाहिए, सेम, यानी उनकी जो भौतिक अवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक एसिडिक एसिड का क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। एसिडिक एसिड की हम क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। हम यहाँ पर एसिडिक एसिड की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो एसिडिक एसिड कैसा दे रखा है, एक्वस में यानी लिक्विड में, और उसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, वाटर से। तो वाटर भी आपका कैसा है, लिक्विड में है। और अभिक्रिया के बाद क्या बन रहा है, एक तो हमारे पास एसिटिक एसिड बन रहा है और एक हमारे पास क्या बन रहा है, अल्कोहल। तो एसिटिक एसिड और अल्कोहल भी दोनों कैसे हैं, लिक्विड में ही है, यानी वो भी कैसे दे रखी है, एक्वस अवस्था, उनकी जलीय अवस्था दे रखी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो अभिक्रिया दे रखी है उस अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद सभी कैसे हैं, आपके जलीय अवस्था में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, गैसीय निकाय में साम्य अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, केपी। अभी हम पढ़ के आए थे क्या, केसी, और अब हमको क्या पढ़ना है, केपी। केपी का मतलब यह है कि यदि आपके पास अभिकारक और उत्पाद दोनों ही कैसी अवस्था में दे रखे हैं, गैसीय अवस्था में दे रखे हैं, तो उनके लिए आपको साम्य अवस्था स्थिरांक है उसको हम क्या कहते हैं, केसी। और यदि हम जनरली अभिकारक और उत्पाद की मोलर सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, केसी को। तो अभी हमें किसको यूज करना है, केपी को। किसको यूज करना है बेटा, केपी को। देखिए मैं यहाँ पर एक गैसीय अवस्था की जो समांगी एक अभिक्रिया लेती हूँ। मेरे पास एक गैसीय समांगी
मैंने यहाँ पर कोई अभिक्रिया ली, ठीक है बेटा। अब हम इसके लिए किसका कैलकुलेशन करेंगे, केपी का। देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम केपी का। मैंने कोई रिएक्शन ली है आपकी, ये मेरे पास रिएक्शन है ए प्लस बी इक्वल टू आपका क्या बनेगा, सी प्लस, ठीक है। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर कॉफिशिएंट दे रखा है, इसका क्या है ए, इसका क्या है स्मॉल बी, इसका क्या है सी, इसका आपका क्या है स्मॉल टी। अभी हाल ही फिलहाल में हम क्या पढ़ के आए हैं, केसी पढ़ के आए हैं। तो फर्स्ट ऑल ऑफ हम इसका क्या लिखते हैं, पहले केसी लिखते हैं। सबसे पहले बेटा हम इसका क्या लिखते हैं, तो केसी क्या कहता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर। यानी ऊपर हम सब उत्पाद की सांद्रता के बारे में बात करेंगे और नीचे हम किसकी सांद्रता के बारे में बात करेंगे, अभिकारक की। तो ये हमारे पास होगी कंसंट्रेशन सी और कंसंट्रेशन डी अपॉन कंसंट्रेशन ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। उसके बाद जो ये गुणांक है जिनसे हमें इनको बैलेंस कर रखा है, उनको हमें किस में शो करना है बेटा, पावर। ओके। अगर ये अभिकारक और उत्पाद सभी कैसे होते बेटा, गैसीय अवस्था में होते। तो गैसीय अवस्था के लिए यदि आपके पास अभिकारक और उत्पाद कैसे होते बेटा, गैसीय अवस्था में होते, तो हम इसका जो साम्य अवस्थांक है वो केसी ना लिखकर हम क्या लिखते हैं बेटा, केपी। क्या लिखते हैं हम, केपी। देखिए इसको कैसे शो करते, जहां पर हमें कंसंट्रेशन ऑफ उत्पाद लिखा है वहां पर हम क्या लिखते हैं, जो केपी है पी, पी का मतलब यहाँ पे क्या, आंशिक दाब। तो हम क्या लिखते हैं, आंशिक दाब। या हम क्या लिखते हैं बेटा, आंशिक दाब। ऊपर किसका आता है, प्रोडक्ट का, उत्पाद का आंशिक दाब हो जाता, और नीचे क्या आता बेटा, नीचे आप क्या लिखते, अभिकारक का आंशिक दाब। आंशिक दाब को शो करने के लिए जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, जो सक्रिय द्रव्यमान दे रखा है, उसकी जगह हमें किसको लिखना है बेटा, पी को। किसको लिखना है, पी को। यानी आंशिक दाब उत्पाद का है तो किसका आंशिक दाब है, और आंशिक दाब अभिकारक का है तो किसका आंशिक दाब है। तो हमें उसको किससे शो करना है, ऐसे शो करना है। आंशिक दाब आपका क्या हो गया, उत्पाद हो गया आंशिक दाब। तो बेटा हम उसको कैसे लिखेंगे, केपी इज इक्वल टू आंशिक दाब, आंशिक दाब, आंशिक दाब किसका लिखेंगे हम, सी का। तो सी आपका क्या, उत्पाद, ठीक है। यहां स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम किसको यूज करेंगे, ब्रैकेट को। फिर हमें किसका लिखना है, आंशिक दाब। किसका लिखेंगे हम, आंशिक दाब हम किसका लिखेंगे, डी का, अपॉन, फिर हम क्या लिखेंगे, आंशिक दाब किसका, ए का, ओ, आंशिक दाब हम किसका लिखेंगे बेटा, बी का। इनको जो कोफिशिएंट है उसका हमें क्या करना है, सेम एज इट इज पावर में डिनोटेट करना, राइट। अगर हमें किसी भी अभिक्रिया के लिए केपी निकालना है तो हमें ऐसे निकालना है, ओके। अब हमें क्या करना है, ये जो पी है, पी जिसको हम क्या बोलते हैं, आंशिक दाब। अगर हम जो गैस का, आदर्श गैस का जो समीकरण है, या उस समीकरण से हम देखें तो किसी भी अभिकारक हो या कोई भी उत्पाद हो, जनरली आंशिक दाब होता है वो किसकी, सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसके साथ ही हम क्या निकालेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे, और पी की वैल्यू के साथ ही हम केपी और केसी में क्या देखेंगे, संबंध। तो देखिए हम यहां से क्या निकालते हैं, हमारे पास एक आदर्श गैस समीकरण है, हमारे पास क्या है, एक आदर्श गैस समीकरण, जो आपका पहले गैसीय चैप्टर चलता था 11th क्लास में, अब उसको हटा दिया गया है। वहां पर हम आदर्श गैस समीकरण पढ़ते हैं, वहां पर चार्ल्स का रूल है, बॉयल का रूल है, एवोगाड्रो का रूल है। इन सभी रूलों को फॉलो करके यहाँ पर हम निकालते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आदर्श गैस का समीकरण है, चार्ल्स के नियम के, बॉयल्स के नियम से, अवोगाद्रो के नियम से क्या निकल के आता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ जो पी दे रखा है बेटा,
यहाँ जो P दे रखा है वो जो आपका P है, हमारा जो P दे रखा है वो P आपका क्या है यहाँ पर, दाब, प्रेशर, आंशिक दाब है, ये आपका क्या है यहाँ पर, प्रेशर है। ठीक है, जो वॉल्यूम दे रखा है V, V आपका क्या दे रखा है बेटा, यहाँ आयतन दे रखा है। ओके, नेक्स्ट आपका जो N दे रखा है, N आपका क्या है, मोलों की संख्या है। टेम्परेचर आपका एक क्या दे रखा है हमारे पास, T दे रखा है, T इजिकल टू आपका क्या है, तापमान है। तापमान को हम यहाँ किस में शो करते हैं, केल्विन में शो करते हैं। जो आपका आयतन है हम उसको किस में शो करते हैं, यहाँ लीटर में। और एक नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, R, R जो है उस R को हम क्या बोलते हैं बेटा, गैस स्थिरांक। R को हम क्या बोलते हैं, गैस स्थिरांक। इसकी वैल्यू होती है, गैस स्थिरांक है, इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। वैल्यू इसकी होती है 0.0831। इसकी जो क्या होती है, वैल्यू होती है। वैल्यू आपका क्या दे रखा है, 0.0831 इसकी वैल्यू दे रखी है। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से किसका निकालना है बेटा, P की वैल्यू निकालिए। अब देखो P की वैल्यू हम यहाँ कैसे निकालेंगे, P की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर हम P कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं हम, P, तो P इजिकल टू क्या हो जाता है, N/V/RT। P इजिकल टू हमारे पास क्या हो जाता है, N/RT। हम चैप्टर नंबर फर्स्ट 11th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ के आए हैं सांद्रताएं। सांद्रता को व्यक्त किया जाता है मोलरता में और मोललता में। तो N/V है क्या, N आपकी क्या है, मोलों की संख्या, और V आपको क्या दे रखा, आयतन। कहने का मतलब यह है, यदि आपके पास कोई विलयन है तो उस विलयन में जो विलय की मात्रा है या उसकी जो मोलों की मात्रा है वो कितने लीटर विलयन में घुली हुई है, तो वही आपकी क्या कहलाती है, सांद्रता। वही आपकी क्या कहलाती है, सांद्रता। तो N/V जो V है, N/V जो V है वो किसको शो करता है बेटा, सांद्रता को। किसको प्रदर्शित करता है, सांद्रता को। और इस सांद्रता को हमने किससे डिनोटेट कर दिया, C से। तो हमारे पास नया फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, P इजिकल टू CRT। नया फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आया है, P इजिकल टू CRT। इसका मतलब जो मैंने आदर्श गैस समीकरण ली थी, उस आदर्श गैस समीकरण से बेटा मैंने P की वैल्यू निकाल ली है। P हमारे पास यहाँ क्या दे रखा था, आंशिक दाब दे रखा था। अब इस आंशिक दाब P की सहायता से जो हमने Kp निकाला था, उस Kp में हम P की वैल्यू को क्या कर देते हैं बेटा, पुट कर देंगे। P की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट। और P की वैल्यू को पुट के साथ ही हमारा Kp और Kc में क्या निकल के आ जाएगा, संबंध निकल के आ जाएगा। Kp और Kc में क्या निकल के आ जाएगा बेटा, संबंध निकल के आ जाता है। ठीक है, अब देखिए P इक्वल टू आपके पास क्या है, CRT। CRT का मतलब क्या है, C की सांद्रता। तो जो P की वैल्यू आप उसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास Kp की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इस Kp की वैल्यू से बेटा हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ Kp और Kp में संबंध। क्या निकालेंगे हम, Kp और Kc में संबंध। क्या निकालेंगे बेटा, Kp और Kc में संबंध। देखिए कैसे निकालेंगे। अभी हम Kp की वैल्यू निकाल रखी थी और हमने क्या निकाल रखी थी, Kc भी निकाल रखा था। बस आपको वैल्यूएशन को क्या करना है, पुट करना है। क्या करना है, वैल्यूएशन को पुट। अभी हमारे पास Kp क्या निकल के आया था, P। P के लिए हमने क्या लिया था, P यहाँ पर किसका था, C का। P हमारे पास क्या था, C। ठीक है, एक आंशिक दाब किसका था हमारे पास, D का। फिर क्या था बटे में, फिर हमारे पास क्या था, P यहाँ पर किसका था, A का। फिर हमारे पास क्या था, P, ये किसका था आपके पास, B का। और इसके साथ ही हमने यहाँ क्या लिख दी थी, पावर C। इसकी पावर क्या था, D, इसकी पावर क्या था, A, और इसकी पावर आपके पास क्या था, P। अगर हम P की बात करें, जो हमारे पास आंशिक दाब है PC, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो P है, P बराबर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, CRT। P बराबर हमारे पास क्या है, CRT। तो PC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आप, PC है, PC की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C डॉट R। ऐसे ही हम PD है, उसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ D डॉट RT। नेक्स्ट PA इजिकल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A डॉट RT। और
PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ V डॉट RT। अब हमने यहाँ पर जो P है उसकी वैल्यू निकाल ली और उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट करते हैं। देखिए जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास Kp है, वो Kp क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे एक सेकेंड जस्ट देखिए क्या लिखेंगे हम, मैं यहाँ लिख रही हूँ कंसंट्रेशन ऑफ C डॉट RT, फिर एक हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ D डॉट RT अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A डॉट RT और कंसंट्रेशन ऑफ B डॉट। साथ ही देखिए बेटा इनके कॉफिशिएंट्स भी रह गए, हमें उनको भी इंक्लूड ही करना है। यहाँ पर क्या है C, इसकी पावर भी हम क्या लिखेंगे C, ओके। ये आपका क्या है D, और इसकी पावर भी आपके पास क्या आएगी D, ओके। इसकी पावर आपके पास क्या आएगी स्मॉल a, और इसकी पावर आपके पास आएगी। अभी सर ने आपको पढ़ाया था, अगर आपको शो हो रहा है, अगर आपको जस्टिफाई हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो देखिए ये जो अभी हमने पढ़ा था इट इज कॉल्ड टू Kc। हम इसको क्या कह सकते हैं, Kc। देखिए हम इसको क्या कह सकते हैं, Kc। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू, ये क्या निकल के आ गया बेटा, Kc। Kp इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, Kc। अब देखिए आप, और सॉरी इसको हम आगे कर लेते हैं, RT नहीं आएगा, सॉरी थोड़ा सा RT को ले लिया, हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, बस Kp कंसंट्रेशन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड। Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम सभी को एक साथ ले लेते हैं, इसकी पावर D अपॉन A और आपका क्या हो जाएगा B, इसकी पावर हो जाएगी स्मॉल c, इसकी पावर हो जाएगी आपकी स्मॉल d, ये आपका हो जाएगा स्मॉल b, ये दिस वन, ठीक है गाइस। और ये जो RT, हम इस RT को बेटा इस साइड ले लेंगे, ये हो जाएगा RT, और एक और RT है हमारे पास, जस्ट ए मिनट थोड़ा सा चेंज करना है, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो बेटा जो सेम कंसंट्रेशन है, हमको सेम क्या कर रखे हैं, एक साइड ले रहे हैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा A, और हाँ अब देखिए बेटा इसको हम क्या कह सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपके पास क्या है Kc। तो क्या हो जाएगा Kp इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो गया Kc। अब देखिए बेटा जस्ट बस ये जो आपको RT दिखाई दे रही है, ये RT का मतलब इनका बेस सबका कैसा है, सेम। कैसा है, सेम। तो ये RT ये तो आपस में क्या हो जाएंगी, क्रॉस हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और ये ऊपर की तरफ जाएंगी तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो मैं डायरेक्टली लिख दूं RT, ऊपर वाला RT क्या हो जाएगा C प्लस स्मॉल का D, ठीक है। और माइनस में हम क्या कर देते हैं A माइनस, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी Kp इज इक्वल टू Kc, क्या आ जाएगा Kp इज इक्वल टू। अब देखिए मैं इसको एक छोटा सा रूप और देती हूँ, Kp इज इक्वल टू Kc। ये जो RT है, ये जो RT इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा एन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन। अब डेल्टा एन क्या कहता है, ये C और D क्या है, ये C और D क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले और अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद के मोलों की संख्या है। मैं इसको दोबारा से एग्जैक्ट लिख देती हूँ, RT की पावर क्या हो जाएगा C प्लस D माइनस, कोष्टक लगाते कोष्टक माइनस A प्लस, ठीक है। अब मैं डेल्टा एन लिखना चाहती हूँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब क्या है, आपने अभिक्रिया में कितने अभिकारक के मोल भाग लिए थे और अभिक्रिया में कितने मोल आपके बने, यानी C और जो माइनस का जो D है, C प्लस जो आपका क्या दे रखा है D, ये उत्पाद के मोलों की संख्या है। ये आपके क्या है बेटा, उत्पाद के मोलों की संख्या, यानी उत्पाद के मोल है। और ये आपको जो A प्लस D दे रखा है, ये आपके क्या है, अभिकारक के मोल है, कि अभिक्रिया में आपके कितने कारक
भाग ले रहे हैं। इन दोनों का जो अंतर है वही आपका क्या कहलाता है, डेल्टा एन। वही आपका क्या कहलाता है, डेल्टा एन। ओके, थैंक यू, बाय।